अस्सलामुअलैकुम आप सबको जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से खुश होंगे। मेरा नाम हारिस है और मेरे इस चैनल हॉरर थ्रिल विद हारिस पर हॉरर स्टोरीज़ और किस्से कहानियाँ अपलोड होती। आपको भी अगर दिल दहला देने वाले हॉरर किस्से वाक़ये सुनने का शौक़ है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद ऐसे हॉरर वाक़ये सुनने को मिलते रहें। मेरे चैनल की बाकी स्टोरीज़ को भी सुने, आपको यकीनन मज़ा आएगा। आज की जो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ वो फॉरेस्ट रेंजर के वाक़यात पर ही मबनी है, जो कि पहले मैं 2 से 3 स्टोरीज़ अपलोड कर चुका हूँ। फॉरेस्ट रेंजर वो होते हैं जिनको जंगलात में ड्यूटीज़ करनी होती हैं, जहाँ पे उनको काफ़ी सारे केसेस देखने को मिलते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू, कभी किसी बच्चे के गुम जाने के, कभी किसी की मौत देखनी पड़ती है और कभी कभी ऐसे वाक़या जो कि वो बाहर मीडिया तक भी नहीं बता सकते। आपके साथ भी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है हॉरर या ऐसा इंसिडेंट जो कि आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिए, जो कि आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है। जहां मुनासिब लगता है वहां शेयर करें। इंशाल्लाह आप सबकी भेजी गई स्टोरीज पर मैं वही सफ़र करूंगा। अब जल्दी से अपने हेडफोन्स लगाकर किसी अंधेरी खामोश जगह पर बैठ जाइए। लाइट्स ऑन हैं तो उनको ऑफ कर दीजिए ताकि ऐसा एम्बियंस बन सके कि जिसमें आप इस स्टोरी को और अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो बगैर देर की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम टिनी हैंडिक है और अपने फॉरेस्ट रेंजर के करियर के दौरान मेरे साथ बहुत से ऐसे वाक़यात हुए हैं जो कि नाकाबिले फरामोश हैं और दिल दहला देने वाले हैं। लेकिन इन एक्सपीरियंस के दौरान मेरा हौसला इतना मजबूत हो चुका है कि अब मैं ऐसी चीज़ों से डरा नहीं करता। तो मैं आपके साथ अपनी लाइफ के कुछ इसी तरह के 2 से 3 वाक़यात शेयर करता हूँ जो कि मेरे इस करियर के दौरान मेरे साथ हुए हैं। हालांकि मेरे साथ तो सैकड़ों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं कि जिनको मैं आपके साथ बयान कर सकता हूँ, लेकिन इस स्टोरी के लिए 3 ही वाक़यात काफ़ी होंगे, बाकी फिर किसी और दिन के लिए। जो सबसे पहला वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो मेरे करियर के 3 या 4 साल में हुआ था। बिल्कुल एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन वो सर्दियों के दिन थे और उस पहाड़ी पर काफ़ी बर्फ़ भी पड़ी हुई थी और काफ़ी सारी फैमिलीज़ वहाँ पर हाइकिंग के लिए और स्नो स्कीइंग के लिए आई हुई थी। उसमें से एक फैमिली जो कि बाकियों से बिल्कुल अलग होकर घूम रही थी और स्नो स्कीइंग ही करनी थी उन्होंने। लेकिन उनका ये एडवेंचर कब उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानिया बन गया उनको खुद भी पता नहीं लगा। वो 3 लोग थे। एक लड़का जिसकी उम्र 23 से 24 साल थी और उसके वालिद और वालदा। वो तीनों ही स्कीइंग के लिए माउंटेन के टॉप पर थे और बाकी मेंबर्स से बिल्कुल अलहदा थे और अलहदा से ही स्कीइंग कर रहे थे। कि आपको बताता चलूं कि इतनी मोटी और गहरी बर्फ़ जम जाया करती है वहाँ पर कि इंसान को पता नहीं चलता कि नीचे कोई खाई वगैरह है या नहीं। तो इसी तरह उस लड़के की माँ उस जगह से आगे जाने लगी। बेशक वो स्टिक डालते हुए ही आगे जाते थे, लेकिन उसके बावजूद उसकी वालिदा को पता नहीं चला और वो उस क्लिफ से होती हुई जब आगे जा रही थी तो वो जगह की बर्फ़ इतनी ज़्यादा नरम थी कि उनका पाँव ऊपर रखते ही वहाँ से सारी बर्फ़ हट गई और वो कई 100 फीट नीचे एक गहरी खाई में जा गिरी। और उनके गिरने की आवाज़ इतनी दर्दनाक थी और उनकी जो चीख थी वो सुनकर उनके हस्बैंड, उनके बेटे की तो जैसे जान ही निकल गई। वो जैसे ही आगे बढ़कर देखने लगे तो नीचे देखते क्या हैं
कि उनकी वालदा बिल्कुल नीचे सख्त बर्फ पर पड़ी हुई थी और उनके पूरे सर से खून निकल रहा था। अभी ये वाकया हुआ ही था तो वो लोग थोड़ा पीछे जा खड़े हुए। लड़का तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसके बाद वो देखता क्या है कि जो उसके वालिद थे वो भी ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी के काबू में आ चुके हैं और कोई उनको हिप्नोटाइज कर चुका है। वो बिल्कुल सीधे खड़े हो चुके थे और कह रहे थे कि मेरी वाइफ मुझे बुला रही है, मुझे उसके पास जाना है, बस उसके पास जाना है। पहले तो उसको ये लगा कि वालिद को उसके काफ़ी ज़्यादा सदमा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उनकी आवाज़ की टोन भी थोड़ी चेंज होने लगी, जैसे उनके अंदर से 3 से 4 लोग बात कर रहे हैं। ये सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हुआ और उसके बाद उसके वालिद ने उससे हाथ छुड़वाते हुए उसी तरफ भागना शुरू कर दिया कि जहाँ पर वो औरत छलांग मारकर मरी थी। और देखते ही देखते उसके वालिद भी नीचे जा गिरे। लड़के ने फ़ौरन पीछे फॉरेस्ट रेंजर्स को कॉल की तो साथ के हेडक्वार्टर्स में जो फॉरेस्ट रेंजर मौजूद थे वो जल्दी से उनकी हेल्प के लिए आए। वो फॉरेस्ट रेंजर का डिपार्टमेंट तकरीबन 5 से 10 मिनट की मुसाफरत पर था और वो आए भी काफ़ी स्पीड में थे। तब तक वो लड़का वहाँ पर बिल्कुल डरा और सहमा हुआ खड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा रो रहा था। जैसे ही फॉरेस्ट रेंजर उसके पास आए तो उनके गले लगकर रोने लगा और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उन्होंने कभी भी इस उम्र के लड़के को इतना ज़्यादा रोते हुए नहीं देखा था। उसने कहा कि मेरी तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई कि एक ही दिन में मैं अपने वालिदैन, माँ और बाप दोनों से हाथ धो बैठा। ये सदमा मेरे लिए ज़िंदगी भर का है। तो उस फॉरेस्ट रेंजर की टीम में मैं भी शामिल था। मैं उस लड़के के पास जाकर खड़ा हुआ तो अचानक से उसने रोना बंद किया और उसी क्लिफ से नीचे की तरफ देखने लगा कि जहाँ बाकी फॉरेस्ट रेंजर के बंदे भी मौजूद थे और उसके वालिदैन उसी क्लिफ से नीचे गिरे थे। वो उनको ऊपर लाने का कोई सिस्टम ढूंढ रहे थे, लेकिन उनको वैसे तो वहाँ से ऊपर लाया जाना काफ़ी मुश्किल था। तो उन्होंने एयर रेस्क्यू को बुलाना मुनासिब समझा, मतलब हेलीकॉप्टर को, जिसके ज़रिए उनकी बॉडीज़ को ऊपर उठाया जाना था। इतनी देर में वो लड़का भी अपने आपे से बाहर होने लगा और बिल्कुल स्टैचू की तरह वहाँ पर खड़ा हो गया और इतने ज़ोर ज़ोर से रोता हुआ बिल्कुल एकदम से चुप हो गया और हमें कहने लगा कि क्या तुम लोगों को वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? तो हम कहने लगे कौन सी आवाज़ें? तो उसने आगे से जवाब दिया कि सुनो ज़रा, मेरी माँ और मेरा बाप दोनों मुझे नीचे अपनी तरफ बुला रहे हैं। तो हमने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कोई इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही। तो उस लड़के ने कहा कि तुम लोग मुझे वहाँ जाने दो, बस मुझे वहाँ जाना है। ये कहकर वो उसी क्लिफ की तरफ जाने लगा तो जल्दी से 2 फॉरेस्ट रेंजर ने उसको पीछे से जाकर पकड़ा, लेकिन वो उनके काबू में नहीं आ रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर आजमाई कर रहा था उनके साथ और वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। तो उन 2 फॉरेस्ट रेंजर्स ने जब उसकी आंखों में देखा तो देखते क्या है कि उसकी आंखों की पुतलियाँ बिल्कुल वाइट हो चुकी हैं और उसमें इतना ज़ोर पता नहीं कहाँ से था कि वो 2 लोगों के तो ज़रा भी काबू नहीं आ रहा था। अब जल्दी से और लोगों ने उसको आकर पकड़ा, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में आ ही नहीं रहा था। बस मुसलसल यही कह जा रहा था कि मेरा वालिद और मेरी वालिदा मुझे नीचे बुला रहे हैं, तुम लोग मुझे जाने क्यों नहीं देते? वो मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाने दो, मुझे बस जाना है। आवाज़ें सुनो, उनकी दर्द सुनो, उनकी आहो पुकार सुनो, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं, तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? लेकिन हमने उसको रस्सियों से बांधकर एक साइड पर बिठा दिया। अब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। इतनी देर में एयर रेस्क्यू वाला हेलीकॉप्टर भी आ चुका था। उस टीम ने 1 से 1.5 घंटे की मेहनत के बाद उन दोनों डेड बॉडीज़ को ऊपर उठा लिया। उसके बाद उस नौजवान को भी उस हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया, उसी तरह बांध कर, और फिर उसको सीट बेल्ट्स के ज़रिए ऊपर सीट पर भी बांध दिया गया कि जिससे वो ज़रा भी हिल ना पाए, और हेलीकॉप्टर को शहर की तरफ रवाना कर दिया गया। अब जैसे जैसे हेलीकॉप्टर उस जगह से दूर जा रहा था, उस लड़के के ऊपर से जैसे वो साया उतरता जा रहा था, और जैसे ही वो उस फील्ड से काफ़ी दूर चले गए तो लोग बताते हैं जो उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे कि उसके बाद वो लड़का बिल्कुल सेट हो गया और दोबारा से रोने लगा
हमने उसको कहा कि तुम्हारे साथ अभी ये सब कुछ हुआ था तो तुम्हें आवाज़ें आ रही थी। वो कहता मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं और ना ही मुझे कोई आवाज़ें आई हैं। लेकिन वो अपने माँ बाप के गम में इतना निढाल था कि किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। उसके बाद उन तीनों को हॉस्पिटल के पास छोड़ दिया गया। लड़के को भी एडमिट कराया गया कि उसका भी पता चले कि उसके भी जहन पर कोई असर तो नहीं हो गया। पता नहीं क्यों उन फॉरेस्ट में ऐसे वाक़यात बहुत आम थे। या तो उधर कोई ऐसी चीज़ें थीं जिसके बारे में हम नहीं जानते थे, या ऐसी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती थी। कोई ऐसा राज छुपा हुआ है उन जंगलात में कि जिसको कोई जान नहीं सकता, और जो जान जाता है उसको भी चुप रहने का कह दिया जाता है। जो दूसरा वाक़या मैं बयान करने वाला हूँ वो इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। वो इस तरह के केसेस थे कि एक बच्चा एक जगह से गायब हो गया था, मतलब जंगल के एक पार्ट से गायब हुआ था, और उसी के 10 से 15 मिनट के दरमियान उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट फॉरेस्ट रेंजर्स को दर्ज करवाई। शुरू में तो थोड़ी बहुत टीम ही उस बच्चे की तलाश कर रही थी, लेकिन जब 2 से 3 घंटे होने के बावजूद भी इस बच्चे का कोई नामो निशान पता नहीं चला तो उस रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ा दिया गया और टीम्स आईं और काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग चलने लगी। उस एरिया को अच्छी तरीके से छाना गया, उस जंगल का चप्पा चप्पा देखा गया जहाँ तक कि वो बच्चा जा सकता था, लेकिन उसका कोई नाम कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद उस ऑपरेशन को और वसी किया गया। एयर हेल्प भी मंगवाई गई कि जिसके ज़रिए जंगल के ऊपर से जायज़ा लिया जाए, और ग्राउंड पर हम लोग ढूंढ रहे थे। हम तकरीबन 100 किलोमीटर का एरिया छान चुके थे एक दिन के अंदर, लेकिन उस बच्चे का कोई नामो निशान मिल ही नहीं रहा था। ना ही कोई सुराग मिल रहा था और ना ही ये पता चल रहा था कि उसको ढूंढें तो ढूंढें कैसे। एयर हेल्प से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। हमें कोई एक क्लू भी नहीं मिला था उस बच्चे के बारे में कि वो कहाँ हो सकता है। हम इतना बड़ा एरिया सर्च कर चुके थे जिसमें हमने एक कोना भी नहीं छोड़ा था। आखिर उस बच्चे को आसमान खा गया था या ज़मीन निकल गई थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 से 3 दिन और इस केस के ऊपर वर्किंग की गई, सर्चिंग की गई, और फिर एंड पर उसके घर वालों को बता दिया गया कि वो बच्चा कहीं भी नहीं मिला और हमारी तरफ से माजरत है। और इतने दिन के अंदर 8-9 साल के बच्चे का जिंदा बचे रहना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके पास खाने पीने का भी कुछ नहीं था और उस जंगल में जंगली जानवर भी मौजूद थे। तो उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा रोए, क्योंकि उनके पास तो उस बच्चे की डेड बॉडी ही नहीं थी कि जिसको वो दफना सकें। अब उस बच्चे की गुमशुदगी को तकरीबन 2 माह हो चुके थे कि हमें फॉरेस्ट रेंजर के एक दूर के डिपार्टमेंट से पता चला कि यहाँ पर एक बच्चा पकड़ा है उन्होंने, जो कि जंगल में अनकॉन्शियस हालत में पाया गया था, और उससे 2 महीने पहले हमारे ही एरिया से वो बच्चा गुम हुआ था। उसकी एज भी तकरीबन उतनी ही थी, और जो हुलिया बताया था हुलिया भी उसका सेम वैसा ही था। तो जल्दी से हमारे डिपार्टमेंट से बंदा वहाँ पर गया उस बच्चे को चेक करने के लिए। हालांकि उसकी पिक वगैरह पहले ही सेंड कर दी गई थी, लेकिन इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उस बच्चे को गुम हुए 2 माह हो चुके थे और उसके बावजूद वो फॉरेस्ट के अंदर से ही मिला था। ये काफ़ी अनबिलीवेबल वाक़या था कि इतने दिन तक कोई बच्चा इतने घने और ख़तरनाक जंगल में कैसे सरवाइव कर सकता है। तो वहाँ जाकर पता चला कि हाँ, ये तो वही बच्चा है। उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया और वो उसको मिलने आए। उसके बाद उस बच्चे से बातों बातों में पूछा गया कि वो इतने दिन कहाँ था और कैसे यहाँ से गायब हुआ और कैसे वापस आया। तो वो बस यही बताता था कि एक बड़ा सा भालू जिसके बड़े बड़े पाँव थे, काफ़ी बड़े पाँव, और वो एक छलांग लगाता था तो बादलों में से होता हुआ दूसरी जगह जा पहुँचता था। वो उसे उठा कर ले गया था और उसके बाद उधर वहाँ पर उसको खाने की चीज़ें भी देता था और उससे काफ़ी प्यार करता था। बीच में उसके साथ सब कुछ कैसे हुआ वो नहीं जानता। वो तो कहता था कि मैं तो आज ही गया था और आज ही वापस आ गया हूँ, मुझे तो इतना वक्त नहीं हुआ वहाँ से गए हुए।
आज ही के दिन वो मुझे लेकर गया था और आज ही तो वो मुझे छोड़ गया है। अभी तक तो रात भी नहीं। पता नहीं वो उस जंगल की ऐसी कौन सी क्रिएचर्स थी जिसके बारे में और भी काफ़ी बच्चों ने हमें बताया था। काफ़ी लोगों ने भी उस जंगल में ऐसी क्रिएचर्स को देखा था, लेकिन आज तक हमने खुद अपनी आंखों से कभी उस चीज़ को नहीं देखा था। लोग तो ये कहते हैं कि उस जंगल का वो जो भी क्रिएचर था वो बिगफुट था। बिगफुट एक बहुत ही फेमस क्रिएचर है वेस्टर्न इलाकों में। लेकिन उस बच्चे की बात में सच्चाई तो नज़र आती थी, लेकिन यकीन करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि एक 8 से 9 साल के बच्चे का 2 माह के लिए एक कितने घने और ख़तरनाक फॉरेस्ट में सरवाइव कर जाना, वाकई में उसकी बात में सच्चाई लगती थी। तो क्या उस जंगल में वाकई में ऐसी क्रिएचर्स मौजूद थीं और वो हमारे आसपास ही थीं? ये सोच मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास पैदा करती थी और मुझे काफ़ी खौफ ज़दा करती थी। और जो अब मैं तीसरी स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये भी इसी तरीके का एक वाक़या है कि जिसमें एक बच्चा गुम तो हुआ था, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं मिला। तो इसी तरीके गर्मियों की एक रात की बात थी कि एक पूरी फैमिली अपने बच्चों के साथ उस फॉरेस्ट में कैंपिंग के लिए आई हुई थी। वो मियाँ बीवी और उनके 3 बच्चे थे। 2 ट्विंस थे जिनकी उम्र तकरीबन 15 से 16 साल थी और एक की उम्र 6 से 7 साल थी। तो जिस बच्चे की उम्र 6 से 7 साल थी उस पर उसके घर वालों की नज़र थोड़ी ज़्यादा थी ताकि वो जंगल में कहीं आगे ना निकल जाए। और जो 2 ट्विंस थे जिनकी एज 15 ईयर्स थी, वो खुद अपनी अकल वाले थे, इसीलिए वो इधर उधर अपनी मर्जी से घूम रहे थे कि अब जो उस बच्चे के वालिदैन थे वो साथ ही जो एक रेस्ट हाउस बना हुआ था उसके अंदर से कुछ सामान लेने गए हुए थे। तो वो अपने उसी छोटे बच्चे को देख रहे थे जो कि बाहर आग के इर्द गिर्द घूम रहा था, और जो उन्होंने आग जलाई हुई थी उसके इर्द गिर्द फेंस भी लगा हुआ था ताकि वो बच्चा आग के ज़्यादा करीब ना जाए। अब उस बच्चे की माँ अंदर से खाना पकाने के लिए कुछ सामान उठाने लगी। बताता चलूँ कि इस टाइप की कैंपिंग होती है कि जिसमें एक ऐसा एरिया कवर किया जाता है जहाँ पे कैंपिंग करने वाले को एक रेस्ट हाउस भी दिया जाता है जिसके अंदर वो अपना सारा सामान वगैरह स्टोर कर सकता है और उसके बाद बाहर कैंपिंग का भी मज़ा ले सकता है। मतलब रेस्ट हाउस के सामने ऐसी जगह भी दी जाती है कि जहाँ वो अपनी कैंपिंग का एक्सपीरियंस कर सकें। तो अब उस बच्चे की माँ अंदर से सामान लेने गई हुई थी और जो उसका वालिद था वो बच्चे की तरफ ही देख रहा था। बेशक वो भी गेस्ट हाउस के अंदर ही था और वो विंडो से उसको देख रहा था। इतनी देर में उसकी वाइफ ने जब उसे आवाज़ दी तो उसने उनकी तरफ देखा। बस इस देखने की देर में वो बच्चा वहाँ से गायब हो चुका था। यकीन करें ये 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा की बात नहीं थी। वो जल्दी से भागकर बाहर आया तो देखने लगा कि उसका बच्चा तो कहीं भी मौजूद नहीं था। उसने जल्दी से अपनी बीवी को आवाज़ दी और टॉर्च लाइट लाने को कहा। वो भागती हुई आई और टॉर्च लाइट लाई। उनके बाकी 2 बेटे जो कि नहर के किनारे पर मौजूद थे, उन्होंने जल्दी से आवाज़ देकर उनको भी बुलाया। वो भी भागते हुए उनके पास आए तो वो दोनों मियाँ बीवी अपने उन ट्विन से पूछने लगे कि क्या वो तुम्हारे पास आया है, मतलब उनका छोटा बेटा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो उसको देखा भी नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर तुम किसी तरह का मजाक कर रहे हो तो ना करो, हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे किसी भी तरह का कोई मजाक नहीं कर रहे, हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया और ना ही हमने उसको पिछले 2-3 घंटे से देखा है, क्योंकि हम तो नहर के किनारे बैठ के अपनी बातों में मशगूल थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। वो खुद भी ढूंढते रहे और साथ फॉरेस्ट रेंजर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया। उन्होंने सोचा कि जितने जल्दी फॉरेस्ट रेंजर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा उतने जल्दी उनका बच्चा मिल जाएगा। अभी उसको गुमे हुए 5 से 10 मिनट ही हुए थे कि साथ के ही डिपार्टमेंट के फॉरेस्ट रेंजर्स की एक टीम वहाँ आई जिसमें मैं भी शामिल था। तो उन्होंने सारा वाक़या हमसे बयान किया कि उनका वो जो बच्चा है वो कितने साल का है, किस कलर के कपड़े पहने हुए और वो किस साइड पर खेल रहा था और उसको गुम हुए कितनी देर हो गई है। तो जब उन्होंने कहा कि उसको गुम हुए अभी सिर्फ 5 से 10 मिनट हुए
तो हमने सोचा कि ये केस तो अभी सॉल्व हो जाएगा, वो बच्चा अभी फ़ौरन मिल जाएगा। हमने जल्दी से 10 बंदों की टीम के साथ वहाँ पर सर्चिंग करना स्टार्ट की। वो सर्चिंग हमने इस गर्ज से की थी कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे करते करते कई 10 से 15 मिनट गुजर चुके थे और अब हमें उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते 5 घंटे हो चुके थे। अब हमने और ज़्यादा टीम बुलाने का फैसला किया और काफ़ी ज़्यादा बंदों की टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी और जो उस बच्चे की फैमिली थी उनके पॉलिटिकल भी काफ़ी रेफरेंसेस थे, तो उनके उस बच्चे को सर्च करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट रेंजर्स की टीम को वहाँ पर भेजा गया। तकरीबन 100 से 150 बंदों की टीम थी जो कि जंगल के डिफरेंट कोने में उस बच्चे को ढूंढने में मशगूल हो चुके थे। नहर के पास, अंदरूने जंगल में, इवन दो के उस जगह पर भी कि जहाँ बच्चे के जाने का कोई नामो निशान नहीं हो सकता था। लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत के बाद और 2 से 3 दिन की सर्चिंग के बाद भी वो बच्चा नहीं मिला। पहला दिन गुजरा, दूसरा दिन और तीसरा दिन गुजरने के बाद सब उम्मीद छोड़ चुके थे। इवन दो कि उसके घर वाले भी इस बात की उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब वो बच्चा मिल सकता है और उसके घर वालों ने भी ये बात तस्लीम कर ली थी कि उनके बच्चे को या तो कोई जंगली जानवर उठा कर ले गया है या तो फिर वो किसी ऐसी जगह पर गिर गया है जहाँ से अब वो कभी वापस नहीं आ सकता और इतने दिन में उसका ज़िंदा रहना तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। बिल्कुल पिछले वाक़ये की तरह इस वाक़ये में भी बच्चे की खबर मिली और 3 माह के बाद मिली, लेकिन इस दफ़ा बच्चा ज़िंदा नहीं बल्कि उसकी लाश मिली और उसकी लाश इतने भयानक तरीके से चीरी फाड़ी गई थी कि जब मैंने उसको देखा तो मेरी रूह तक कांप गई। मैंने पहले कभी भी इतनी ख़राब लाश नहीं देखी थी। उस बच्चे को इतनी बेरहमी से खाया गया था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसके चेहरे की हड्डियां तक नोच डाली गई थी और जगह जगह से टूटी हुई थी। उसके पूरे जिस्म से चमड़ा भी उतार दिया गया था। उसकी आंखों के अंदर से पुतलियां भी गायब थीं और जस्ट गहरे खड्डे थे उसकी आंखों में और उसके पेट के अंदर का भी सब कुछ खाली था। बस गली सड़ी कुछ हड्डियां और उसकी टांगे और हाथ उसके जिस्म के साथ लगे हुए थे। सर के अंदर से भी सब कुछ खाली था। ये देखने के बाद मुझे तो काफ़ी ज़्यादा उल्टी आने लगी क्योंकि मैंने पहले कभी भी इस तरह की चीज़ नहीं देखी थी। उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया और उनको कहा गया कि आपको मशवरा तो यही दिया जा रहा है कि आप ना ही देखें, लेकिन हम फुल रिपोर्ट टेस्ट करवा चुके हैं, वो आपका ही बच्चा है। लेकिन उसके घर वालों ने कहा कि हम उसे ज़रूर देखेंगे और उसके घर वालों ने जैसे ही देखा तो वो इतना ज़ोर ज़ोर का रोने लगे कि इतना तो तब नहीं रोए थे कि जब वो अपने बच्चे के मिलने की सारी उम्मीदें खो चुके थे। वो किसी शेर वगैरह का काम या किसी जंगली जानवर का काम नहीं लग रहा था। उस जंगल में जो क्रिएचर्स बताई जाती हैं जैसे कि बिग फुट या कोई ऐसे वहाँ पर भारी चीज़ें हैं जैसे कि वो लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं या बच्चों को उधर से उड़ा कर ले जाती हैं, तो वो ऐसे क्यों करती हैं कि किसी बच्चे के साथ जो इतना अच्छा सलूक करती हैं और किसी को इतनी बेरहमी से मार देती हैं। या इनमें भी कुछ किस्में होती हैं, कुछ अच्छी और कुछ बुरी, लेकिन जो उस बच्चे के साथ हुआ था वो दिन मुझे आज तक याद है। हालांकि मेरी ज़िंदगी में काफ़ी सारे और भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन जो उस बच्चे के साथ हुआ था वो आज तक मेरी फहरिस्त में सबसे टॉप पर है और मैं उसको चाह कर भी नहीं भुला पाऊँगा। ये थे आज के वो 3 वाक़यात जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो व्यूअर्स, ये थी आज के फॉरेस्ट रेंजर की 3 सच्ची खौफनाक कहानियाँ। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को थम्स अप दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसी तरह की दिल दहला देने वाली और खौफनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।